Welcome back to Let's Learn Academy. This is Ashika Panikar with you again. We are studying pair of linear equations in two variables and this is part 6, the last explanation video for this chapter. Today we shall be studying equations reducible to a pair of linear equations in two variables. यानी कि यहाँ पे हम कोई न्यू मेथड नहीं सीख रहे, यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस जो दिखने में सिंपल ना हो, जो लीनियर इक्वेशंस ना लगे, उसको हम लीनियर इक्वेशंस में पहले रिड्यूस करेंगे यानी कि कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको जो हमारे 4 मेन मेथड्स है सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल मेथड, कोई किसी भी मेथड का यूज़ करके हम उसे सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालेंगे. लेट्स सॉल्व एग्जांपल 17 फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. इक्वेशंस दिए हुए हैं 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2. आप देख ही सकते हैं ये हमारे जनरल फॉर्म, जो लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्म जैसा बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे. पहले ऐसे सम्स में हम क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, उसमें एक कोएफिशिएंट है 2, तो 2 को साइड में रख लेंगे. 2 के अलावा उसके साथ जो भी है वेरिएबल के फॉर्म में, यहाँ पे x नहीं है, 1/x है, क्योंकि x नीचे है तो उसको अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे. सो 2 इंटू 1/x लिखेंगे प्लस 3 इंटू उसी तरीके से 1/y इज इक्वल्स टू 13. इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे. सिमिलरली सेकेंड में भी 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू -2. इससे हमने इक्वेशन को चेंज नहीं किया है, बस 2/x है तो उसको 2 इंटू 1/x इस तरीके से लिखा है. और ये इसलिए किया है बिकॉज दीज इक्वेशंस आर नॉट इन दी फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 में जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, उसको हम मान लेंगे कि वो p और q है. दैट इज़ 1/x को हम p मान लेंगे और 1/y को q मान लेंगे. ऐसा करने से इक्वेशन 1 हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13 एंड दूसरा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 5p माइनस 4q इज इक्वल्स टू -2. अब क्योंकि हमारे पास दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में, हम इसको कोई भी मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द आंसर. In this sum, you would have got p is equals to 2 and q is equals to 3. बट p तो हमने माना था कि वो 1/x है एंड q वॉज इक्वल टू 1/y. अब p की वैल्यू 1/x है और हमने p की वैल्यू 2 निकाली, सो 1/x इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2. सिमिलरली 1/y इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/3. क्योंकि क्वेश्चन में x और y थे, हमने सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाली है, तो उसमें से हमें वापस ये x और y निकालना ज़रूरी है. We'll see one more example. Example 18. Solve the pair of equation by reducing them to pair of linear equations. यहाँ आप देख सकते हो दोनों जो equations दी है वो linear pair के general formula से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है, अलग ही है. तो इन equations को भी पहले हमें pair of linear equations बनाने होंगे, उसके बाद फिर हमें इसे solve करेंगे. अब ऐसे सम्स में अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि आपको क्या p लेना है, क्या q लेना है, तो आप कुछ नहीं, बस इतना देखिए. जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसमें LHS में जो मेन नंबर्स है वो 5 और 1 है ना, न्यूमरेटर्स में जो है. अब ये जो 5/x माइनस 1 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1 है ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टर्म है. और ये 1/x माइनस 1 को अगर हम p मान लेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का वो हो जाएगा 5p, जो कि लीनियर इक्वेशन के एक टर्म के जैसा हो गया. सिमिलरली सेकेंड टर्म में कोई अलग से कोएफिशिएंट नहीं है, 1 ही कोएफिशिएंट है, हम पूरे को ही q मान सकते हैं. बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप p और q मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, वो चीज़ दोनों इक्वेशन में होनी चाहिए. जैसे x माइनस 1/x माइनस 1 को अगर आप p ले रहे हैं तो वो दोनों इक्वेशंस में होनी चाहिए. सेम 6 इंटू 1/x माइनस 1 आप सेकेंड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं. तो ऐसी चीज़ को आप p और q लेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा है 5 इंटू 1/x माइनस 1
प्लस 1/y-2, उसके लिए अलग से ब्रैकेट नहीं बनाए क्योंकि कोई और कोएफिशिएंट नहीं है, 1 ही है, इज इक्वल्स टू 2। और सेकेंड इक्वेशन को मैंने लिख दिया है 6 इंटू 1/x-1 माइनस 3 इंटू 1/y-2। ये जो आप ब्रैकेट बना रहे हैं, देखना कि ये दोनों इक्वेशंस में ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सेम ही आ रही हो। जैसे 1/x-1 फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकेंड इक्वेशन में भी है। अगर वो चीज़ दोनों में हो तो ही हम उसको p और q मान सकते हैं। So here the equation 1 becomes 5p plus q is equals to 2 and 6p minus 3q is equals to 1. Simply 1/x-1 के जगह p लिखा है और 1/y-2 के जगह हमने q लिखा है। इन दोनों इक्वेशंस को आप कोई भी मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी p की 1/3 और q की 1/3, दोनों की सेम वैल्यूज। टेक्स्ट बुक में भी ये बीच का जो पूरा प्रोसेस है वो मेथड दिखाया नहीं है कि p और q की वैल्यू कैसे लाए हैं वो लोग, लेकिन आप जब सॉल्व करें तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वॉट एवर मेथड, और फिर ये p और q की वैल्यू बतानी है। अब p की वैल्यू हमने पहले मानी थी, लेट p इज इक्वल्स टू 1/x-1, और p की वैल्यू हमें सॉल्व करने से 1/3 आई है, तो दोनों को इक्वल लिख लेते हैं। सो 1/x-1 इज इक्वल्स टू 1/3। अगर इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम तो हो जाएगा x-1 इज इक्वल्स टू 3, या अगर आप इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करो दोनों साइड इज इक्वल्स टू के, तो भी x-1 इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4। सेम चीज़ q की दो वैल्यूज़ है, एक हमने जो मानी थी दैट इज़ 1/y-2, और दूसरी हमें सॉल्व करने पर मिली 1/3। इसमें भी अगर आप या तो दोनों का इसमें रेसिप्रोकल करेंगे तो सिंपली इजीली मिल जाएगा, y-2 इज इक्वल्स टू 3 या 3 इज इक्वल्स टू y-2, इसमें से y की वैल्यू मिल जाएगी 5। Now example number 19, this is also one of the important questions, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है, so pay attention carefully। इसमें इक्वेशंस बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इसके लिए, so double tick this question also। Question is, a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours। ये क्वेश्चन सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, और शुरुआत में आप जब इक्वेशन मैं बताऊंगी तो भी आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट डोंट वरी, इन द एंड आई विल टेल यू अ ट्रिक टू मेक इक्वेशंस फॉर दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अगर आप बोट चला रहे हैं, अगर आपके बोट का डायरेक्शन और नदी के पानी का डायरेक्शन दोनों सेम है तो उसे हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम, और अगर आपके बोट का डायरेक्शन, बोट चलने का जो डायरेक्शन है वो, और पानी का डायरेक्शन वो ऑपोजिट है, तो उसे कहेंगे अपस्ट्रीम। अब ये एक सिंपल एग्जांपल्स में बताऊं तो, अगर आप चल के जा रहे हैं रोड पे, ओके, या साइकिल चला के जा रहे हैं, हाउएवर, अगर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है तो आप इजीली स्मूथली मज़े से चल के जाएंगे, क्योंकि पीछे से एक हवा का हल्का सा धक्का लग रहा है, आराम से चल सकते हैं। सो दैट इज दिस डाउनस्ट्रीम। और उसका ऑपोजिट, आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उल्टे सामने डायरेक्शन से आपके ऊपर हवा ऐसे आ रही है, तो आपको चलने में या साइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सामने से हवा आपके तरफ आ रही है उल्टे डायरेक्शन में, जो आपको थोड़ी रोकती है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, जब हम नदी की बात करते हैं। हम इक्वेशंस पहले देख लेंगे तो ये थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन में ये था कि अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब बोट कहीं जाके रिटर्न आ रही थी। जब पहले वो जा रही थी तब अपस्ट्रीम जा रही थी, मतलब नदी के पानी का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट था, ऐसे वो 30 किलोमीटर्स गई। और जब वो रिटर्न आ रही थी तो दोनों का डायरेक्शन सेम था, यानी कि डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर्स आई, मतलब थोड़ा और आगे आई होगी, और ये दोनों डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 घंटे लगे। सिमिलरली इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आपको दो चीज़ ढूंढने को कही गई है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो ये जो पहले आप जो चीज़ करेंगे वो ये है, लास्ट लाइन में जो चीज़ ढूंढने को कही है उसको आप x और y मान लेंगे। डिटरमाइन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट, दोनों में से किसी को भी x और y मान लो। सो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर।
देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम है यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो स्पीड होगी टोटल वो ऐड हो जाएगी। सो दैट विल बी x प्लस y किलोमीटर पर आवर्स नदी के केस में, ये याद रखना है हमें। एंड द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि अगर अपस्ट्रीम है यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो जो स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी नदी के केस में, रिवर के केस में। व्हीकल के केस में ये एक्चुअली ऑपोजिट होता है, सो डोंट मिक्स दिस अप विद दैट। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जब सम थोड़ा एक्सप्लेनेशन ओवर हो जाए उसके बाद आई टेल यू अ ट्रिक टू सिंपली फाइंड द इक्वेशंस। और एक इक्वेशन आपको मालूम है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा है, तो उसी में से हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले केस के टाइम को हम t1 मान लेते हैं। व्हेन द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, लेट द टाइम, हम मान लेते हैं कि टाइम t1 है, तो टाइम का फॉर्मूला हमने लिखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई। लेट t2 बी द टाइम इन आवर्स टेकन बाय द बोट टू गो 44 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड होगी x प्लस वाई और डिस्टेंस तो 44 दिया ही है, तो टाइम का फॉर्मूला इसमें से क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग 44 अपॉन x प्लस वाई। अब ये t1 प्लस t2 कहा है कि दोनों टाइम मिला के उस वो बोट जो है वो 10 घंटे में आई थी। सो इसमें से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 10 आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि टोटल टाइम फर्स्ट केस के लिए 10 आवर्स लग रहे हैं, और ये भी हमने टाइम ही निकाले हैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के अलग अलग से, तो इन दोनों को t1 प्लस t2 कर दिया है यहाँ पे LHS में, और RHS में डायरेक्टली 10 लिख दिया है। सेकेंड केस में इसी तरीके से हो जाएगा, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के लिए 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम गई थी, सो 40 अपॉन x माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम गई थी तो 55 अपॉन x प्लस वाई, और इन दोनों के लिए टोटल टाइम उसे लगा था 13 आवर्स। अब बस ये जो इक्वेशन 1 और 2 है, इनको आप रिड्यूस करके नॉर्मल लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं। अगर आप इफ़ यू पुट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू u and 1 upon x plus y is equals to v, then you will get the answer of u and v। फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अब मैं आपको जो शॉर्टकट है वो बता देती हूँ। फर्स्ट केस में क्या था, ये सब इतना अपने स्टेटमेंट वो सब लिखा ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली अगर इक्वेशन क्वेश्चन देख के आप इक्वेशन फटाक से बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट केस में कहा था 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, और बोला था कि 10 घंटे में आए थे। अब याद रखना, जब भी अपस्ट्रीम हो तब हमें डिवाइड करना है x माइनस वाई से, और जब भी अपस्ट्रीम हो तब हमें डिवाइड करना है x माइनस वाई से, और जब भी डाउन स्ट्रीम हो तब हमें डिवाइड करना है x प्लस वाई से। तो फर्स्ट केस में 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम था तो हम लिखेंगे 30 अपॉन x माइनस वाई क्योंकि वो अपस्ट्रीम था, फिर प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 44 का 44 और डाउन स्ट्रीम है इसलिए डिवाइड बाय x प्लस वाई। बस अब इन दोनों को ऐड, प्लस का सिंबल लगाना है, और इज इक्वल्स टू के जगह पे जो भी टोटल टाइम लगा था ये दोनों डिस्टेंस कवर करने के लिए, दैट इज 10 आवर्स, वो लिख देना है। सिमिलरली सेकेंड जो लाइन है इक्वेशन 2 के ऊपर जो लाइन लिखी है इन सेकेंड केस, वो देखिए, इन द सेकेंड केस 13 आवर्स, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 अपॉन अपस्ट्रीम है इसलिए x माइनस वाई, फिर बीच में प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 अपॉन नीचे डाउन स्ट्रीम है इसलिए x प्लस वाई, और दोनों को ऐड करके इज इक्वल्स टू करके टोटल टाइम जो लगा है, इस केस में 13 आवर्स है तो 13 आवर्स लिख दीजिए। डायरेक्टली आपकी ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे क्वेश्चन को देखकर ही। तो ये लेट t1 इज इक्वल्स टू लेट t2 इज इक्वल्स टू, ये सब आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इक्वेशन भी फटाक से बन जाएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन मेकिंग दीज इक्वेशंस देन लेट मी नो। सो यस, आप u और v पुट कर देंगे तो आपको u और v की वैल्यू मिलेगी।
आपकी टेक्स्ट बुक में ये दोनों इक्वेशंस को जो u और v डालने के बाद जो इक्वेशंस बनी है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया है, लेकिन आप कोई भी मेथड लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए उन्होंने पहले सारे टर्म्स को LHS में लिख दिया है so that right side में 0 आ जाए। So according to the textbook, using cross multiplication we get u is equals to 1 by 5, v is equals to 1 by 11. If you use any method, it doesn't matter, you will get the same values for u and v. Now put these values of u and v in equation 3, क्योंकि ये जो u v मिला है वो भी हमने assume किया था। हमने 1 upon x minus y को u लिया था और 1 upon x plus y को v लिया था, तो उसको इक्वेट करेंगे, इक्वल लिखेंगे जो हमें वैल्यूज मिली है उससे। सो 1 upon x minus y is equals to 1 upon 5 and 1 upon x plus 5 is equals to 1 upon 11. दोनों इक्वेशंस को या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या तो सिंपली लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको फिर से दो न्यू इक्वेशंस मिलेंगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। अगेन क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को आपको वापस किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड से सॉल्व करके ये x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अगर सिंपली देखें तो अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो LHS में हो जाएगा 2x और RHS में हो जाएगा 16 और यहाँ से हमें डायरेक्टली x की वैल्यू 8 मिल जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस इन इक्वेशन 6 अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, मतलब यही दो जो इक्वेशंस है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, वो है 3। Hence the speed of the boat in still water जो हमने x लिया था, it is x किलोमीटर पर आवर, स्पीड है इसलिए किलोमीटर पर आवर यूनिट लिखा है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर जो कि हमारा y था। सो द लास्ट एग्जाम्पल वो सच एन एग्जाम्पल जिसमें आपको जो मेथड है वो 2 बार करनी पड़ती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन जो भी आप कर रहे हैं somehow, and I would also like to ask you all to just hear that example once again. आप रिवाइंड कीजिए और उसको एक और बार सुनिए ताकि अच्छे से समझ आए। Still if you have any confusions you can let me know and I'll explain it to you once again. So thank you, see you in the next video. The next video would be the last one which would be for exercise 3.6। उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त।